Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about meaning of service sector and opportunities in the service sector. So before going to start this topic, friends, I would like to inform you we should know the meaning of services. We have many times using this word in a day, that is nothing but service and service sector. So to learn and to understand service sector, we should learn the term service first. So basically, what is service? So here I have added one page that is nothing but showing the meaning of services. So basically it is very much difficult to define the services traditionally. पहले से ये बहुत मुश्किल हुआ है कि हम services को define कर सके, but still experts has given the meaning and definition to us. So basically a service is an act or performance which is offered by one party to another. मतलब कि सर्विस क्या है, एक ऐसा परफॉर्मेंस है, एक ऐसा एक्ट है जहाँ पर किसी भी पार्टी को एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो ऑफर किया जाता है एक पार्टी के द्वारा किसी दूसरी पार्टी के द्वारा को, यानी कि सर्विस सिर्फ एक अकेला इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू नहीं होता है. यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस टेकर दोनों का होना इज़ वेरी मस्ट. अगर सर्विस प्रोवाइडर है मतलब जो आपको सर्विस दे रहा है वो अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ सर्विस, जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन सर्विस को एंजॉय करने के लिए कस्टमर्स अवेलेबल नहीं है, सो यहाँ पर आपका जो डिमांड है रिलेटेड टू द सर्विस विल नॉट बी फुलफिल्ड. Okay, now the second thing is services can be tied up with a physical product or it cannot be. मतलब सर्विसेज में कभी ना कभी फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, आई एम टीचिंग टू यू पीपल हियर इज़ नथिंग बट आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू पीपल, बट देयर इज़ नथिंग एनी फिजिकल प्रोडक्ट. मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसे मैं आप टच कर सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग टू यू बट ओनली आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू पीपल. सो दैट इज़ नथिंग बट एज ए प्रोफेसर आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू. दैट इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट का टाई अप नहीं होना. लेकिन इन अ होटल यू पीपल आर गोइंग टू हैव सम फूड. होटल में still you people are providing services because we can have food in our home also, but when we are going to the hotel the waiter will provide services to you, but still whatever the food you people are going to consume is nothing but called as physical product का tie up होना. ठीक है. सो एसेंशली जो सर्विसेज होती है ये इनटेंजिबल होती है. ठीक है. और इनकी जो सर्विसेज होती है वी कैन नॉट ट्रांसफ़र टू अनदर वन. मतलब बेसिकली सर्विसेज का इनटेंजिबल होना मतलब वी कैन नॉट टच द सर्विसेज बट ओनली वी कैन फील इट एंड वी कैन एक्सपीरियंस इट. ओके. एंड यहाँ पर जो मैंने ओनरशिप की बात की है, हम सर्विसेज के ओनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. मतलब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, सो मैं आपको मेरी ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र कर रही हूँ. ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है? जब आप किसी चीज़ को बेचते हैं, किसी चीज़ को सेल करते हैं, तो वो होता है आपका ओनरशिप का ट्रांसफ़र होना. ठीक है. सो बेसिकली इसे हम कहते हैं ओनरशिप का ट्रांसफ़र होना. सो ये था मीनिंग आपके सर्विसेज का. यहाँ पर मैंने फिलिप कॉटलर का डेफिनेशन ऐड ऑन कर रखा है. इससे ये आपके सिलेबस में तो नहीं है बट स्टिल ये आपको समझने के लिए हेल्प करेगा. किसी भी चीज़ का बेस जितना आपका स्ट्रांग होगा उसको आप उतनी ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. या फिर अपने ओन एक्सप्लेनेशन के साथ लिख सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द फिलिप कॉटलर वी हैव सर्विसेज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द सर्विसेज, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सर्विस सेक्टर्स क्या होते हैं. सो फिलिप कॉटलर क्या कहते हैं? अ सर्विस इज एन एक्ट. ठीक है. सर्विस क्या है? एक एक्ट और परफॉर्मेंस है विच इज़ ऑफर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी एंड दैट इज़ एसेंशियली इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मतलब वी कैन नॉट टच इट बट वी कैन ओनली फील इट, वी कैन टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम इट, है ना. एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनी थिंग. मतलब हम किसी चीज़ का भी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते हैं सर्विस में. जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू द डॉक्टर, सो डॉक्टर विल ट्रीट यू बट ही विल नॉट ट्रांसफर हिज ओनरशिप टू यू. ओके. इट्स प्रोडक्शन में और मे नॉट बी टाइड अप विद द फिजिकल प्रोडक्ट. जैसे अभी मैंने बताया मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, सो यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जिससे आप टच कर सकते हैं. बट होटल में अगर आप फूड खा रहे हो सो उससे आप टच कर सकते हो, बट होटल में ही वेटर जो आपको सर्विस दे रहा है उसे आप टच नहीं कर सकते. सो ये रहा सिर्फ और सिर्फ आपका सर्विस का मीनिंग. नाउ व्हाट इज सर्विस सेक्टर? बिकॉज आवर टॉपिक इज सर्विस सेक्टर. नो. सो व्हाट इज सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर क्या होता है? सर्विस सेक्टर मतलब जहाँ पर ऐसी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जिसके बारे में हमने मीनिंग और डेफिनेशन के द्वारा सीखा. सो जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ टीचिंग की, सो टीचिंग भी एक ऐसा सर्विस सेक्टर है जहाँ पर लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं.
and you people are enjoying the services as a student, and we people are providing services as a teacher and professor. So there is a relationship between service provider and the service taker, or we can say student, and the patients and the customers and the consumers, anything. Okay, now एक हो गया टीचिंग का सेक्टर, दूसरा आप ले सकते हैं एजुकेशन सेक्टर बोल दो टीचिंग के सेक्टर को, आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स बोल सकते हैं, रेलवे, बसेस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा जो आप यूज़ करते हैं इज़ नथिंग बट सर्विसेज, बिकॉज यहाँ पर कोई चीज़ बेची नहीं जा रही है, फिजिकल प्रोडक्ट है लेकिन कुछ आपको बेचा नहीं जा रहा है। ऑटो वाला या रेलवे वाला आपको ओनरशिप नहीं दे देता है जब आप एक बार ऑटो में या रेल में बैठते हो, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको सर्विसेज दी जाती हैं, आपको ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र की जाती। तो एजुकेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन भी एक आपका सर्विस सेक्टर है, हॉस्पिटल्स भी सर्विस सेक्टर का ही है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि आपका जो कम्युनिकेशन होता है ये भी आपके सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ इन द सर्विस सेक्टर को लर्न करने के लिए। सर्विस सेक्टर की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसको लर्न कर लेते हैं। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है चांसेस। अब जैसे कि इंडिया में डे बाय डे अगर आप देखोगे तो जो सर्विस सेक्टर है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसके चांसेस क्या है वो यहाँ पर लर्न करेंगे। सो हियर वी हैव टू लर्न सम अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब ये हुआ कि चांसेस क्या है इन द सर्विस सेक्टर। सो क्या क्या चांसेस बढ़ गए इंडिया में। इंडिया में आप देखोगे सो डे बाय डे जो सर्विस सेक्टर है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो सर्विस सेक्टर क्या होता है बेसिकली, हियर वी हैव अ वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। So before going to touch this point, we should learn about the meaning of liberalization. The meaning of liberalization, here we have to break this word. So here we have to break the word liberalization, and here the meaning of liberal is freedom. So freedom of Indian economy. So basically अगर आप देखोगे so prior to 1991 there was no any freedom to communicate or to do trade or to do transport with the another and the foreign country and for the neighbor country. But after the Indian new economic policy, that is 1991, we got the three components of Indian economy and three components of economy we can say, which is nothing but called as liberalization, privatization, globalization. So liberalization की वजह से क्या हो गया है, जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बूम पे आ चुका है, बढ़ चुका है। इसकी वजह से हमारे जो इंडियन इकोनॉमी के चांसेस हो चुके हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के। लिबरलाइजेशन मतलब फ्री ट्रेड हो गया, फ्री ट्रेड मतलब ग्लोबलाइजेशन आ गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह कि आप इंडिया जो है पाकिस्तान से ट्रेड कर सकता है, इंडिया चाइना से ट्रेड कर सकता है, इंडिया ट्रेड कर सकता है किसी भी नेबर कंट्री के साथ या फॉरेन कंट्री के साथ। सो यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे सो फॉरेन एक्सचेंज हम रिसीव करेंगे, और फॉरेन एक्सचेंज जब रिसीव करेंगे सो आपको जो रिटर्न्स है वो काफ़ी ज़्यादा और अच्छे तरीके से रिटर्न्स मिलेंगे। सो इससे हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। नाउ बेसिकली जो मैंने सर्विस सेक्टर्स आपको बताया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, रिटेलशिप हो गई, ये सारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर डे बाय डे क्या हो रहा है, आपका जो ग्रोथ होता जा रहा है। सो इट इज़ बिकम पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्विस सेक्टर, एंड द सर्विस सेक्टर हैज़ ओनली गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर एंड ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी। Second point we have increase in disposable income. First we need to learn the meaning of disposable income. Disposable income वो होता है जो इनकम आप जो है आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके बाद सेव करके रखते हो खर्चे के लिए, ठीक है। सो आफ्टर सेविंग, आफ्टर एक्सपेंसेस जो आपने बचा रखा है, ठीक है, जिसके लिए मतलब एक पूरे सारे खर्चे एक्सपेंस के बाद जो इनकम बचता है वो होता है आपका डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। सो डिस्पोजेबल इनकम के बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, सो यहाँ पर बात ये है कि डिस्पोजेबल इनकम जो इंसान बचा कर रखता है उस पैसे को हम टूरिज़्म के लिए यूज़ करते हैं, घूमने फिरने के लिए यूज़ करते हैं, मूवी वगैरह वॉच करने के लिए यूज़ करते हैं, टूरिस्ट प्लेस पे विज़िट करने के लिए यूज़ करते हैं, थिएटर्स, एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं ना। सो रिफ्रेशमेंट को यूज़ करना, टूरिस्ट पे जाना या थिएटर में मूवी वॉच करना, ये सारी चीज़ें सर्विस का पार्ट है। सो सर्विस की वजह से जो डिस्पोजेबल इनकम भी लोगों का बढ़ता जा रहा है। लोग ट्राई करते हैं कि अभी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल गया है, लोग ब्रांड कॉन्शियस हो गए, फैशन ओरिएंटेड हो गए। सो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ता जा रहा है, मतलब लोग जो है अपना डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा रहे, जो लोग ये ऐसे सर्विस सेक्टर्स में
खर्चा करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज FDI। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। इसके बेनिफिट्स ये है कि आपको नई टेक्नोलॉजीज़ मिलेगी, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे, आपका स्किल डेवलप्ड होगा, और साथ ही साथ जो है आप यहाँ पर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बैलेंस कर पाएंगे। इंडिया में कैश का जो है या फिर इनकम जो है वो इनफ्लो होगा। ठीक है, सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है सर्विस सेक्टर की वजह से, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसी वजह से हम दूसरे मुल्कों में भी, दूसरे देशों में भी सर्विस दे पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप समझिए कि टाई अप करते हो चाइना से, जापान, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज से, ठीक है, सो जब आप इनके साथ ट्रेड करोगे तो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, दूसरा इनकी नई टेक्नोलॉजीज़ आप अडॉप्ट कर पाओगे, सीख पाओगे, और नई नई स्किल्स आप सीख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपोर्ट जो अभी मैंने बताया, एक्सपोर्ट इज़ नथिंग बट सेलिंग आर internal and own goods to the foreign country and the another country or for the neighbor country is nothing but called as एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट करने पे जब हम किसी चीज़ दूसरी कंट्री को बेचते हैं सो पैसा हमें मिलता है, सो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। एंड देन वी हैव पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकेंडली आप देखोगे सो इंडिया हैज़ द सेकेंड नंबर एंड सेकेंड रैंक इन द पॉपुलेशन आफ्टर चाइना, एंड इन 2028 इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इंडिया विल बिकम द नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आप बोलोगे then India will be become first rank in the populated country in the year of 2028. It is nothing but the estimation. So growth of population की वजह से भी आप देखोगे सो आपके जो सर्विस सेक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना पॉपुलेशन रहेगा उतना ग्रोथ और डिमांड बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स वी हैव completed opportunities in the service sector here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can do comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.